हाँ, पेज नंबर 58। चलो बातें करना बंद कर दो, फोन साइलेंट करने बाकी है तो कर लेना। ठीक है, डन। चलो हाँ, ध्यान दो, पेज नंबर 58 है, वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट चल रहा था अपना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस को लेके। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का बेसिक हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था क्या नहीं। ऑल्ट्रेशंस की बात जो है वो हम कर रहे थे, उसमें अलग अलग क्लॉज वाइज उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी क्लॉज में जो भी डेटा है, अगर आपको उसको ऑल्टर करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसीजर हम देख चुके, जिसमें एक हमने देखा कि आप वॉल्यूंटरीली अपना जो है वो नाम चेंज कर रहे हो कंपनी का, और एक होता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन पे या उनके ऑर्डर पे आपको चेंजेस करने पड़े। एक सेक्शन 13 था, दूसरा सेक्शन 16 था, दोनों में हमने प्रोसीजर देख लिया। अब अगले क्लॉज को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आपका ऑफिस का एड्रेस जो आपने मेमोरेंडम में लिखवाया था। अब इसमें भी कुछ वेरिएशंस थे। वेरिएशंस ये थे कि जब मेमोरेंडम हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो आपने हो सकता है कि स्टार्टिंग में अपने ऑफिस का पूरा पोस्टल एड्रेस या पिन कोड के साथ डिटेल, शॉप नंबर, वो सब नहीं बताया हो, तो वो अल्टरनेटिव था कि आप सिर्फ स्टेट मेंशन कर दो, जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सी आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन में आपकी ऑफिस आने वाली है। फिर आप मेमोरेंडम फ्रेम करने के बाद अगर पूरा एड्रेस उनको इन्फॉर्म करोगे चलेगा। उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज INC 22, और उसके लिए जो टाइम लिमिट थी दैट इज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये ड्यूरेशन हमने देखी थी। अच्छा, जो भी रहा होगा इसमें से आपने कंपनी का एड्रेस तो उनको अपडेट करवा ही दिया है। अब आगे की कंडीशन क्या है, जब एड्रेस चेंज करने की बात आ रही, तो यहाँ पे 4 अलग पॉसिबिलिटीज हैं जो इस पॉइंट में अपने देखने वाले। वो चारों पॉसिबिलिटीज में आपको इन जनरल समझा देता हूँ, फिर आगे उसकी लैंग्वेज के साथ भी इमीडिएटली उसको लिंक कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है। एक तो ये कि आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो पक्का है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट कर रहे हो उस पर वेरिएशन आने वाला है। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी सबसे बेसिक है वो ये कि विद इन द लोकल लिमिट्स, विद इन द सेम टाउन, सेम सिटी एंड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेम ROC आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो। एरिया वाइज शिफ्टिंग हो सकता है। अभी आप सपोज गोरदो रोड पे आपका ऑफिस है, आप वेसू में चले गए, वहां शिफ्ट कर लिया, तो लोकल लेवल पे शिफ्टिंग हो रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स। अब इस सिचुएशन में जो आप शिफ्टिंग कर रहे हो, पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करने की नीड है या नहीं है, वो पॉइंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेमोरेंडम में हमने बेसिक यही बताया होता है कि हम कौन से स्टेट में अपनी कंपनी जो है वो चला रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, और जब तक ROC के ज्यूरिसडिक्शन में कोई चेंज नहीं आता है तब तक आप मेमोरेंडम में कोई अपडेट नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्योंकि सपोज अगर आपने स्टार्टिंग में मेमोरेंडम में सिर्फ ये मेंशन किया था कि हमारा ऑफिस गुजरात स्टेट में होगा, तो वो आज भी गुजरात स्टेट में ही है। गोरदो रोड से वेसू शिफ्ट करोगे तो गुजरात स्टेट में ही रहने वाला है। तो दैट चेंज डज नॉट रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं। क्योंकि आपको सिर्फ INC 22 भर के नया एड्रेस अपडेट करा देना है, लेकिन मेमोरेंडम में गुजरात का गुजरात ही रहने वाला है, अहमदाबाद ROC का अहमदाबाद ROC ही रहने वाला है। तो इसमें आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की नीड नहीं है। ये फर्स्ट सिचुएशन है, और रीजन आपको समझ आ गया क्यों ऐसा है। दूसरा ये हो सकता है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट हो रहे हो, लेकिन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम ROC। जैसे सूरत से आपने अपना ऑफिस अहमदाबाद शिफ्ट कर लिया, तो सूरत और अहमदाबाद दोनों गुजरात ROC की रेंज में ही आता है, और पूरे गुजरात में एक ही ROC। तो अगेन दिस चेंज और दिस ऑल्ट्रेशन डज नॉट अमाउंट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA, क्योंकि MOA में गुजरात लिखा है अभी भी वही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपका, तीसरा जो फॉर्मेट है, उसमें यह रहेगा कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो विद इन द सेम स्टेट, ये ध्यान से सुन लेना, लेकिन ROC चेंज हो रही है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में क्या बोल रहा हूं मैं, ROC चेंज हो रही है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कहीं पे महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में? अगर अभी तक आप मुंबई या सपोज पुणे ROC की रेंज में थे, अब आप जो ऑफिस अपना मुंबई शिफ्ट कर रहे हो तो ROC मुंबई हो गई, तो विद इन द सेम स्टेट, लेकिन ROC का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या नहीं? बोला इसमें भी आप नहीं करोगे चलेगा, बिकॉज अगेन स्टेट वही है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, जहाँ पे स्टेट ही चेंज हो गया, गुजरात से आप महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से राजस्थान चले गए, तो वहां तो स्टेट चेंज हो गया ना। अब आपने मेमोरेंडम में लिखा था गुजरात, लेकिन अब आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो महाराष्ट्र, तो दिस डेफिनेटली रिलेट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, क्योंकि यहाँ तो आपको मेमोरेंडम में चेंज करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आया समझ में? अभी तक आगे के 3 ऑप्शन में आपने अगर गुजरात स्टेट मेंशन किया था और आप विद इन गुजरात मूव कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने महाराष्ट्र मेंशन किया था, विद इन महाराष्ट्र मूव कर रहे थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, स्टेट ही चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और मतलब जो मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन है वो करना ही पड़ेगा। जैसे 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे आने वाले रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। अब लैंग्वेज के साथ भी मैं आपको एक एक चीज टैली करा देता हूँ। परमिशन किसकी लेनी है, पेपर वर्क क्या करना है, वो देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट देख लो, चेंजेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम टाउन। एक ही टाउन में आप चेंज कर रहे हो, लोकल लिमिट्स के अंदर ही। प्रोसीजर में ये करना है कि बोर्ड रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, तो वो टर्म हाईलाइट कर लेना।
कि बोर्ड रिजोल्यूशन के बेस पे चेंज हो सकता है। जैसे ही आपने बोर्ड रिजोल्यूशन के बेस पे चेंजेस किए, नया एड्रेस तो आरओसी को अपडेट करोगे फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। वो एड्रेस आपको अपडेट करना है इन INC 22 और टाइम लिमिट सेम है 15 डेज, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नया पॉइंट नहीं है। देखो लास्ट में क्लियर बोला है, दिस डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये पॉइंट ऐसे वो क्वेश्चन में ना कमेंट ऑन द फॉलोइंग या ऐसा केस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि लोकल लिमिट्स में हमने ऑफिस शिफ्ट किया तो दिस अमाउंट्स टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और नॉट। तो बोले कंपनी के डायरेक्टर का व्यू पॉइंट अलग है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप उनको बताओ क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा, बट आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि ऑल्ट्रेशन क्यों नहीं है। उसका रीजन वही है कि गुजरात स्टेट लिखा था, अभी भी गुजरात स्टेट ही है, तो मेमोरेंडम में चेंज करने की नीड नहीं है ना। और पूरा पोस्टल एड्रेस जो आपको देना है वो तो आप INC 22 में फाइल कर ही रहे हो, तो उसके थ्रू वो कवर हो ही जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लो, अब यहाँ पे आप सिटी चेंज कर रहे हो, लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, तो इसमें क्या बोला प्रोसीजर वो समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, except on the authority of a special resolution passed by company, registered office of the company shall not be changed। तो यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन आ गया। पिछले पॉइंट में सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन बोला था, ऑर्डिनरी भी नहीं बोला था, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड कर सकते हैं, मेंबर्स का पॉइंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स का पॉइंट है और स्पेशल रिजोल्यूशन है। बोला कि स्पेशल रिजोल्यूशन के बिना ये सब चेंजेस नहीं होने चाहिए जो बोले। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज वेयर सच ऑफिस इज सिचुएटेड एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और वेयर इट मे बी सिचुएटेड लेटर बाय वर्च्यू ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आप रिजोल्यूशन पास करके दूसरे सिटी में शिफ्ट कर सकते हो, ये बोला। एंड इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन और विलेज वेयर सच ऑफिस इज फर्स्ट सिचुएटेड। तो इन शॉर्ट एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब जो 2013 का एक्ट आने से पहले से एग्जिस्ट करती थी, और बाकी कंपनीज जो अब क्रिएट हुई है। इन एनी सिचुएशन ऑफिस शिफ्ट करोगे, लोकल टाउन की लिमिट्स के बाहर जाओगे, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के बिना काम नहीं हो सकता, वो बोला। आगे, इन केस द कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट, ये वर्ड अंडरलाइन करना, पोस्टल बैलेट, ठीक है। पोस्टल बैलेट वाले में है क्या वो समझ लो। अगर आपकी कंपनी के ऊपर पोस्टल बैलेट के रूल्स कंपलसरीली अप्लाई होते हैं, ये बड़ी कंपनीज के ऊपर ट्रांजैक्शंस के बेस पे एप्लीकेबल होता है, कितने मेंबर है, क्या लेवल की कंपनी है, उस पर रहता है। पोस्टल बैलेट का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवा रहे हो, जैसे ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन बोला था, तो एक होता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में आएंगे, आप सब आए हो, यहाँ वोट करोगे और आपके वोट के बेस पे डिसीजन होगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये रहता है कि अगर मेंबर्स अटेंड करने नहीं आ सकते मीटिंग, तो वर्चुअली घर बैठे भी वोट करने का उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। तो दैट वोटिंग सिस्टम इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। पोस्टल मतलब बाई पोस्ट आपको भेज रहे हैं, और बैलेट मतलब बैलेट बॉक्स में अपने नहीं, इलेक्शंस में जो वोटिंग होती है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पहले ना बैलेट बॉक्स होता था। आपको एक पीस ऑफ पेपर देंगे, सारी पार्टीज का उस पर साइन होता है, आपको जो पार्टी को वोट देना है वो स्टैंप लगाओ, पेज को फोल्ड करो, बॉक्स में डाल दो, वो बैलेट बॉक्स होता था। फिर उसमें से खोल के काउंटिंग होती थी कि किसके फेवर में कितने वोट गए। तो वो पोस्टल बैलेट वर्ड जो है वहां से आया समझ में। अब पोस्टल बैलेट वाले में टाइम के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया। टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेड किया कि पोस्टल बैलेट वाला जो वोटिंग सिस्टम है वो फिजिकल पीस ऑफ पेपर पे नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब घर बैठ के आप वोट करो, लेकिन कोई पेपर की जरूरत नहीं है। ईमेल पे आपको लिंक भेज देंगे, वो लिंक पे क्लिक करो, अपना वोट सबमिट करो, और वहीं पे आपका वोट सबमिशन हो गया। तो पोस्टल बैलेट में रिमोट ई वोटिंग ये भी इंक्लूड होता है। ये मैं आगे आपको सेक्शन 108 में बताऊंगा, जो कंपनीज एक्ट में अपने पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ नाम ध्यान रखना। तो यहाँ ये बोला है कि जिस कंपनी पे पोस्टल बैलेट का सिस्टम एप्लीकेबल है, उनको इस मैटर के लिए भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। मतलब घर बैठे हर शेयर होल्डर वोट कर सके, ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ऐसा बोला। आगे, चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी, मुंबई टू पुणे या पुणे टू मुंबई वाला केस हो गया, उस हिसाब से देख लेते हैं। नो कंपनी शैल चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार विद इन द सेम स्टेट अनलेस सच चेंज इज कंफर्म्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर। ये नया पॉइंट आ गया, इसको हाईलाइट कर लो। आपको मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई शिफ्ट करना है, तो परमिशन किसकी लेनी है? रीजनल डायरेक्टर की। फर्स्ट पॉइंट में बोर्ड रिजोल्यूशन इनफ था, सेकंड पॉइंट में स्पेशल रिजोल्यूशन इनफ था, थर्ड पॉइंट में आरडी की परमिशन एड ऑन कर दी, तो ये भी करना पड़ेगा। प्रोविजो में देखो, confirmation by the RD will be necessary for changing office from one place to another if the change of registered office is from jurisdiction of one ROC to another ROC but within the same state। मतलब ये थर्ड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 6 में क्या बोला? The RD after hearing the party shall pass necessary orders within 30 days of the receipt of application। 30 दिन के अंदर वो डिसीजन ले लेंगे कि अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर बोला the company concerned shall file a copy of the said order with the ROC within a period of 60 days from the date of the confirmation order by regional director
द सेड आरओसी शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर्ड चेंजेस इन इट्स रिकॉर्ड्स। तो अब ये कंपनी को बोला है कि जैसे आरडी से परमिशन आ जाए, आप आरओसी को इन्फॉर्म करना, आरओसी को बता देना कि ऐसा ऐसा परमिशन मिल चुकी है और इसके बेस पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप भी अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लो, क्योंकि आरओसी चेंज हो रही है। पुरानी आरओसी जो है वो अपना डेटा डिलीट करेगी या उसको वहीं पे रोक देगी और नई आरओसी के रिकॉर्ड्स में आपकी एंट्री हो जाएगी कि ये कंपनी अब हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आ चुकी है। तो ये सारा प्रोसेस आपके इंटीमेशन पे होगा और साथ में आरडी के ऑर्डर की कॉपी अटैच कर देना कि हम परमिशन लेके आए हैं, आप इसको अपडेट कर दो। तो ये एकदम बेसिक प्रोसीजर हो गया। द आरओसी ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वाज प्रीवियसली सिचुएटेड शैल ट्रांसफर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स टू द न्यू आरओसी। इम्प्लाइड है, पेपर वर्क है, पुरानी आरओसी के पास आपका जो भी डेटा है वो नई आरओसी को पास ऑन कर देंगे कि अभी आपके ज्यूरिसडिक्शन में आ गए तो आप संभाल लेना है, वैसा होगा। नेक्स्ट रूल नंबर आ गया। अब देखो रूल में आपको वही प्रोसीजर मिलेगा जो हम ऊपर भी देख रहे थे, लेकिन फॉर्म नंबर्स के साथ। तो एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्म नंबर है और किसके साथ क्या रिलेटेड है। रूल 28 का रेफरेंस है, एन एप्लीकेशन सीकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द आरडी। अब बोला जो ऊपर अपन बात कर रहे थे ना, आरडी से आप पहले एप्लीकेशन करके कंफर्मेशन मांग लो, तो वो INC 23 में आपको करना है। तो पॉइंट तो सेम ही है जो मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ फॉर्म नंबर उसके साथ लिंक हो गया। तो ये पूरे पॉइंट में आपको सिर्फ फॉर्म नंबर ही पढ़ना है, या आप ऊपर की कंडीशन में साथ पे लिख दोगे INC 23 या एरो से कनेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा, लास्ट डे पे वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी के लिए बोला है नॉट लेस देन 1 मंथ बिफोर फाइलिंग एनी एप्लीकेशन विद आरडी। ये आरडी को जो आप INC 23 फाइल कर रहे हो उसके पहले के 1 महीने में आपको ये काम करना है, ऐसा बोला हुआ है। पब्लिश करना पड़ेगा नोटिस, वो आपको पता है न्यूज़पेपर वाला पॉइंट, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। तो अगर आप ऑफिस शिफ्ट करने जा रहे हो तो आपकी कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनका रिस्क है, जिनका पैसा लगा है कंपनी में, इन्वेस्टर्स, मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब लोग, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको इंटीमेशन दिया जाए कि भाई हम एड्रेस शिफ्ट करने जा रहे हैं एक आरओसी से दूसरी आरओसी की रेंज में। आप सब लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आके इन्फॉर्म कर सकते हो और आपकी क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे। तो इसलिए एक प्रायर इंटीमेशन, एक पब्लिक नोटिस, पब्लिक डिक्लेरेशन देना जरूरी है। उसका बेस्ट तरीका वही है, न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर और इंग्लिश, और उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, या अगर कुछ मेंबर्स को इंडिविजुअल 1-to-1 नोटिस देना है तो वो भी आप भेज सकते हो। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और MGT 14 एडिशनली बोला, वो आपको पता है क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना है तो MGT 14 तो आएगा। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए, 3 पॉसिबिलिटीज। 4th पॉइंट देख लेते हैं जो लास्ट पार्ट है इसका, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने शिफ्ट कर लिया। नाउ दिस इज डेफिनेटली अ चेंज इन मेमोरेंडम, क्योंकि स्टेट का नाम तो आपको मेमोरेंडम में बदलना ही पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन नीडेड है, मैंने इसलिए वर्ड हाईलाइट कर दिया, वहीं से कवर हो गया। और कुछ बोला है, परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो एक एक लेवल बढ़ता जा रहा है ना, तो अथॉरिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले बोर्ड रिजोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट में इनफ था, फिर बोला स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आरडी को पूछो। अब इससे ऊपर एक लेवल आप आगे बढ़ रहे हो, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछो, तो सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन कितने दिन में डिस्पोज करेगी, तो बोला 60 डेज। आरडी को 30 डेज मिल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के लिए 60 डेज रखे और उसके अंदर वो सारी चीजें वेरीफाई करके कंसर्न पार्टीज के ऑब्जेक्शंस को सुन के बाद में एक डिसीजन देंगे कि हाँ भाई ठीक है आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। MGT 14 वाला पॉइंट आएगा ही क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन है। और उसके बाद वाले पॉइंट में व्हेन एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, certified copy of central government's order approving the alteration shall be filed by the company with ROC of each of the states within 30 days time from the receipt of certified copy of the order and in INC 28 who shall register the same। in short ये शिफ्टिंग के लिए जो आपको फॉर्म भरना है ये INC 28 है और दोनों ROC को इन्फॉर्म करना है। जिस ROC से आप शिफ्ट करके जा रहे हो उनको भी बताओ कि भाई हम शिफ्ट कर रहे हैं, और नई ROC को भी इंटीमेशन दो कि भाई हम आ गए, अब हमें अपने रिकॉर्ड्स में आप ऐड कर लो, फ्यूचर कम्युनिकेशन आपके थ्रू होने वाला है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर बोला हुआ है। तो आगे वो INC 23 था, वो विद इन द सेम स्टेट था, ये वाले केस में INC 28 हो गया। तो फॉर्म नंबर वेरी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये चारों कॉम्बिनेशंस आपको पता चले, स्टोरी क्लियर हुई क्या बोला था, ठीक है। तो इतना ना जितना स्टेटमेंट फॉर्म में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं, एक्चुअली में इस टॉपिक में उतनी नीड नहीं है। आप उसको सिर्फ कंपेरिजन लेवल पे ध्यान रख लोगे तो टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, टाइप ऑफ अथॉरिटीज की परमिशन लेनी है, कितने टाइम में एप्लीकेशन करना है, कितने टाइम में प्रोसेस कर देंगे, और फिर बाद में किसको इन्फॉर्म करना है, बस उतना बोला हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो चारों पॉइंट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉइज राइट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस
फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इसके अंदर कुछ केस लॉज के बेस पे ये सब डिसीजन दिए हुए हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ राइट की बात किस तरीके से हो रही है वो समझो। आप एक कंपनी को या आपकी जो भी फैक्ट्री है उसकी लोकेशन को, ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हो दूसरे स्टेट में, दूसरे जोन में, एकदम अलग जगह जा रहे हो, तो जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या वर्क फ्रॉम होम दे देंगे और टेंशन खत्म? ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं जो लोग ऑफिस आ रहे हैं रोज, आप उनको बोलोगे हम गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सब लोग गुजरात छोड़ के महाराष्ट्र में सेटल होने आएंगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें ऐसा है कि अगर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो स्टाफ को निकाल नहीं रहा है, उन्होंने बोला कि हम आपको अकोमोडेशन कर देते हैं या आप ट्रांसफर ले लो, आपकी जॉब आपसे वापस नहीं ले रहे, बट क्योंकि बिजनेस का मैटर है हमें कंपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी साथ साथ में शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एज एन एम्प्लॉय हम आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। आपकी जॉब नहीं जा रही है, सेम पे स्केल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लोकेशन चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में अगर ये चीज़ नीडेड है बिजनेस के लिए, तो एम्प्लॉयज ऐसे डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इनकन्वीनियंस हो रही है। भाई इनकन्वीनियंस के चक्कर में बिजनेस का नुकसान तो नहीं कर सकते, और इनकन्वीनियंस तो सबको होने वाली है। लेकिन अगर कंपनी ने ये बोल दिया कि जस्ट बिकॉज हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, आप सबको काम से निकाल रहे हैं और जहाँ जाएंगे वहाँ नया स्टाफ रख लेंगे, यहाँ पे फिर थोड़ा ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यार ठीक है, शिफ्टिंग करना वो स्टिल ओके, सेटल हो जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन काम से ही निकाल दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्शंस वैलिड है और वो लीगल अथॉरिटीज़ के पास जाके क्लेम कर सकते हैं कि कंपनी हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है। लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि हम सेम डेजिग्नेशन, सेम पे स्केल पे आपको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है और ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कंपनी को रोक नहीं सकते टू शिफ्ट टू अनदर लोकेशन। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको केस में मिलने वाली है और कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये इम्प्लाइड है। तो अब ये जो बॉक्स में केसेस हैं वो आप अगर साथ में आज रीड करोगे तो आपको यही स्टोरी मिलेगी जो मैंने बोली। इसलिए वर्ड टू वर्ड मैंने रीड नहीं कराया, बट अब आप खुद एक बार रिलेट करके देखना कि इसमें क्या मिलता है, और कुछ नया आएगा तो अपने देख लेंगे। बोलो यहाँ तक पता चला? तो नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, ये दो बड़े क्लॉजेज हैं। बाकी के जो क्लॉज दे रखे हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्ट्रेशन की बात हो रही है, अब इसमें कोई ऐसा टिपिकल नहीं आने वाला है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो वही है, अभी तक आप जो बिजनेस कर रहे थे और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें मेंशन नहीं है, तो पहले ऑल्ट्रेशन करके आप मेंशन कर लो, फिर आप वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, ये बोला। अब इसमें अगेन टाइम लिमिट की बात हो रही है। स्पेशल रिजोल्यूशन वाला पॉइंट तो आने ही वाला है, बाकी क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। The registrar shall register any alteration of the memorandum with respect to the objects of the company and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing the special resolution। तो रजिस्ट्रार की तरफ से सर्टिफिकेशन आएगा कि ओके कर दिया हमने, वो कितने दिन में आपका काम कर देंगे? मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उनको इन्फॉर्म करना है, ये बोला। कॉन्सिक्वेंटली परसुएंट टू द गिवन सेक्शन अ कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। रिपीट पॉइंट हो गया। फर्दर इन केस द कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। देखो वापस वो बात आ गई, पोस्टल बैलेट वाले में हमने देखा ही था कि अगर ऐसा है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना पड़ेगा। तो एक ही जैसे पॉइंट्स रिपीट होते तो बार बार नहीं पढ़ने पड़ते, आपने मेन वर्ड हाईलाइट किया होगा तो लास्ट डे पे आपको इमीडिएटली याद आ ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, वो ध्यान रखना, 13 सबसेक्शन 8 वाला, भले आप उसको स्टार मार्क कर लो। प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। इसमें ऐसा है कि आपने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पॉइंट्स इनिशियली मेंशन किए। सपोज आपने ऐसा बोला कि हम एक सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने अपने प्रोस्पेक्टस में अपने आप को एक आईटी कंपनी की तरह प्रोजेक्ट किया और लोगों से पैसा रेज कर लिया आईपीओ के थ्रू, ठीक है। और आप सब लोगों से, सपोज मैंने पैसा रेज कर लिया एंड अराउंड 10 करोड़ रुपीज़ का फंडिंग हमने इकट्ठा किया। अब मैंने उससे आईटी बिजनेस शुरू किया, ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीट किया मैंने, लेकिन उसमें पैसा यूज हुआ है सिर्फ 6 करोड़ रुपए, तो 4 करोड़ मेरे पास अभी भी रिजर्व है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 4 करोड़ का करूँ क्या? मेरे आईटी बिजनेस में और फंड्स की तो अभी लॉन्ग टर्म में कोई नीड नजर नहीं आ रही है, और ये पैसा जो रेज कर रखा है वो फालतू पड़ा रहेगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और कुछ प्रपोजल्स आए एंड नाउ दे हैव अनदर बिजनेस टू डाइवर्सिफाई। आईटी के बदले वो कोई और फील्ड में जा सकते हैं और ये पैसा वहां यूटिलाइज करे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सपोज कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई बिजनेस का आइडिया उनके पास है। अब वो जो 4 करोड़ रुपए उनके पास पड़े हैं वो आप सबके पैसे हैं। आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा कि आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको इंटरेस्ट था कि ये बिजनेस आगे ग्रो करेगा, तो आपने इन्वेस्ट किया। हो सकता है ना आप में से कुछ लोगों को ये एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप सबका पैसा मैं उस बिजनेस में यूज करने वाला हूँ, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वही पॉइंट यहाँ पे बोला कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टर कर रहे हो और आपने ये फर्टिलाइजर बिजनेस को ऐड कर दिया, फर्टिलाइजर बिजनेस ऐड करने के बाद अगर आप वो बिजनेस करना चाहते हो, डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेस्टर ऑब्जेक्ट करेगा कि मैं इस चीज के लिए पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं। भले आपने आईटी में यूज किया है, लेकिन बाकी का पैसा भी तो मेरा ही है ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इस पॉइंट पे सारे इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा फर्टिलाइजर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए,
आप अपना पैसा वापस लेके जा सकते हो, एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, आधा पैसा तो आईटी में लगा दिया है, तो प्रोपोर्शनेटली वापस ले लो ना, जितना आपका पैसा हमने आपके बोले हुए बिजनेस में यूज किया है वो रहने दो, बाकी का पैसा वापस ले लो, उतने के शेयर हमें रिटर्न कर दो। तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन एग्जिट ऑप्शन देना जरूरी है, क्योंकि ये आपका राइट है। आप नहीं चाहते हो कि भाई वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो। अब पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो लिखा नहीं था फर्टिलाइजर बिजनेस, आपने पढ़ा था मेमोरेंडम, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी का मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर रहा है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, और इस सिचुएशन में आप पैसे वापस मांग सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्लियर, अब कंडीशन समझ आई? ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो, देखो दोनों पॉइंट्स पढ़ लो, उसकी लैंग्वेज आपको रिलेट हो रही है, फिर आगे देख लेते हैं। चलो चलो आगे कंटिन्यू करें। हाँ, पॉइंट्स पढ़ लिए आप लोगों ने? कोई डाउट, कोई क्वेरी आए? दोनों पॉइंट समझ में क्लियर है? चलो आगे देखें। एग्जिट ऑप्शन, अच्छा सुन लो, बस बस बातें नहीं है। एक टर्म है यहाँ पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, वो आप अंडरलाइन कर लेना। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मैंने पहले भी कहीं डिस्कस किया होगा इन बिटवीन। ये उनको बोलते हैं जिनको अग्री नहीं करना है, कोई बात सुनते ही नहीं है, बोले नहीं हमें कुछ नहीं सुनना, ये काम नहीं हो सकता, अपना पोपटलाल नहीं है, कैंसल, ठीक है। हाँ, ये वो वाली कैटेगरी है। तो बोला एक काम करो, कैंसिल ही करना है तो पैसे वापस लो और निकलो यहाँ से, ठीक है, हम देख लेंगे बाकी का। तो इनको फिर एग्जिट ऑप्शन दो और इनको भगाओ। तो ये वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, इनके बारे में बोला है। आगे देखते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन के बारे में आगे क्या बोला है वो देखें। ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट 13 सबसेक्शन 6 का रेफरेंस यहाँ पे दिया है, अब ध्यान देना। अरे बातें करना बंद कर दो भाई। A company shall in relation to any alteration of its memorandum file with the registrar a special resolution and the approval of central government। अब ये वही बात हो रही है, वो सबसेक्शन 1 पीछे हम देख चुके हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन बार बार आया, ये जनरल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बोला 13 सबसेक्शन 2 इफ द ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी। ये नेम क्लॉज से रिलेटेड बता रहे हैं, हम ये पीछे बात कर चुके हैं कि अगर आप कंपनी का मेन नेम या प्रीफिक्स चेंज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वो पब्लिक प्राइवेट वाला चेंज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, कंपनी में रिजोल्यूशन पास कर लो, इट इज इनफ। उसके रेफरेंस में बोला। नीचे का पॉइंट भी रिपीट है, स्पेशल रिजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार 30 डेज, वो आपको पता ही है, तो उसको जाने देते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला भी पॉइंट सेम, जाने रिपीटेशन। लास्ट डे पे आप ये नहीं भी पढ़ोगे इतने पॉइंट्स तो चल जाएगा। अगला पॉइंट भी वही है, सबसेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये तो इन्होंने ना पीछे के सारे पॉइंट्स को समराइज कर दिया, वैसे ही दिख रहा है, तो मैं देख ही लेता हूँ, आगे कुछ नया नहीं हो तो फिर उसको जाने देते हैं। सारे पॉइंट्स वही है। ये पूरा टॉपिक आप लास्ट डे पे रिपीट मत करना, पढ़ने मत बैठना, क्योंकि जो अपन ने अलग अलग सेक्शंस में देखा उसी को समराइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर की बात हो रही है। प्रोसीजर में भी पॉइंट्स होने वाले हैं रिपीट, लेकिन स्टेप वाइज चलेगा, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, उस सेंस में बात हो रही है। एकदम डिटेल में बेसिक से बता रहे हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बोला इशू नॉट लेस देन 7 days नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अगर ऑल्ट्रेशन करना है आर्टिकल्स में, सेक्शन 14 उसका प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहला स्टेप है अपना बोर्ड मीटिंग वाला। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, और आपको चेन पता है, बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग करने के लिए सारे डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि आप बोर्ड मीटिंग अरेंज की, आप सबको आना है। तो बोला 7 days का एडवांस नोटिस दो, डायरेक्टर्स को इकट्ठा करो, उनकी मीटिंग करवाओ। उस मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो कि हमें ऑल्ट्रेशंस करने हैं आर्टिकल्स के अंदर। अभी तक मेमोरेंडम की बात हो रही थी, ये आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल्स के जो क्लॉजेस में आपको चेंजेस करने हैं उसके लिए रिजोल्यूशन आप यहाँ पे पास करो। अच्छा, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड है तो आगे का प्रोसेस आपको पता है। उसी मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि हम इसके लिए एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे। जनरल मीटिंग बुलाने का सारा बर्डन कंपनी सेक्रेटरी को दे देंगे। उसमें भी एक रिजॉल्व दैट लिखना है और कुछ नहीं करना है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी को हमने बोल दिया कि आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रेडी करो, नोटिस ड्राफ्ट करो, उसको रेडी करो, सारे मेंबर्स को शेयर करो, और एक ईजीएम कंडक्ट करनी है। फिर ईजीएम कंडक्ट होगी, उसका एजेंडा नोटिस सब मिल चुका होगा, उसके बेस पे फिर नेक्स्ट क्या होगा, वहाँ पे रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो आरओसी को अपडेट करेंगे, एमजीटी 14 फाइल करेंगे। प्रोसेस वही यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसकी लैंग्वेज में से भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में वही बोला है कि बोर्ड मीटिंग अरेंज करनी है, तो वो बात मेन हाईलाइट है उसका फर्स्ट पॉइंट का। उसके बाद बोला जब बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या डिस्कशंस होंगे, बोला तो क्या क्या चेंजेस करना है उसके ऊपर डिबेट हो जाएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। जैसे अथॉरिटी डेलीगेट करने की बात मैंने आपको की थी कि आरओसी के साथ कौन डील करेगा, मेंबर्स को कौन इन्फॉर्म करेगा, तो वो आपके ऊपर ही आने वाला है। या तो कोई डायरेक्टर की ड्यूटी, और अगर फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है तो ये काम उसी को मिलेगा, वो पक्का है। उसके बाद
EGM की डेट फिक्स करना, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस होंगी ताकि रिजोल्यूशन पास करवा सके। नोटिस को ड्राफ्ट करना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अटैच करके इसको फाइनलाइज करना एंड देन आगे सबको फॉरवर्ड करना। तो ये सारे पॉइंट्स बोर्ड मीटिंग के दिन पे होने वाले। उसके बाद प्रिपेयर एंड सर्क्यूलेट द ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग बाई हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर। सारे डायरेक्टर्स को जो भी ड्राफ्ट मिनट्स का मतलब क्या होता है कि उस दिन बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ ना उसके वो मिनट्स प्रिपेयर होते हैं, तो वो मिनट्स की कॉपी सारे डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड कर दो ताकि वो पढ़ सकें कि जो कुछ डिस्कस हुआ था वही उसमें लिखा है या नहीं लिखा है। और ये मिनट्स ड्राफ्ट करने वाला काम बहुत कॉमन है। इवन आपकी सोसाइटीज़ की मीटिंग होती है ना, उसमें भी एक रजिस्टर मेंटेन किया होता है कि आज की मीटिंग का ये एजेंडा था जिसके लिए मीटिंग बुलाई। अच्छा, मीटिंग खत्म होते होते क्या डिसीजन हुआ वो रजिस्टर में नोट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन हो नहीं, तब तो ऐसी बात हुई थी वैसी बात हुई थी। रजिस्टर में लिखा है, उसको पढ़ लो, उससे अपने आप पता चल जाएगा तब क्या फाइनल हुआ था। और इसे भी पता चलेगा मीटिंग में कुछ फाइनल होता भी है कि टाइम पास करके सब घर चले जाते हैं, वो मालूम पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार मीटिंगों में ऐसे ही होता है, मीटिंग कर ली, बात कर ली, हल्ला कर लिया, झगड़ा कर लिया, चिल्ला लिया, बोल लिया, गैंग बना ली अपनी अपनी, आधी गैंग इधर आधी उधर, फिर झगड़ा करके सारे घर चले गए। पता चला मीटिंग तो हो गई लेकिन कल कुछ फैसला हुआ, बोले नहीं डिसीजन कुछ नहीं हुआ, लास्ट में पता ही नहीं चला क्या हुआ। सब अपना अपना बोल रहे थे, सब घर चले गए और डिसीजन हो नहीं पाया। बहुत बार ऐसी ना मीटिंग्स में टाइम पास होता है और कंपनीज में भी ऐसा होता है, नॉट नेसेसरी कि आपकी खाली सोसाइटी में ऐसा होता होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज की कॉर्पोरेट्स में भी यही हाल है, क्योंकि इंसान वही बैठे हैं जो बिल्डिंग में रहते हैं कहीं, है ना, जो सोसाइटी में करते हैं ना कॉर्पोरेट में जाके भी वही करते हैं। आधी बोर्ड मीटिंग में टाइम पास होता है और एट दी एंड कंक्लूजन कितनी बार कुछ नहीं निकलता है। तो ये मिनट से ना पता भी चलता है मेंबर्स को कि ये लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। अगर किसी मेंबर को मिनट्स पढ़ना है पढ़ सकता है और पता लगा सकता है कुछ काम होता है कि ये लोग सिर्फ मीटिंग करके टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे वो चीज़ पे एक वॉच रख सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो मिनट्स रेडी करके उसको मेंबर्स में सर्कुलेट करना, उनके साइन लेना, ये ज़रूरी है, ये भी बोल दिया। उसके बाद देखो बोर्ड मीटिंग का सारा साइकिल खत्म हो गया, मिनट्स प्रिपेयर हो गए। अब अपने जाएंगे जनरल मीटिंग वाले पॉइंट पे। तो नोटिस भेजने की बात हो रही है। अब कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना मेंबर्स को भी, इमीडिएट तो नहीं बुला सकते। तो नोटिस जो देंगे उसमें 21 क्लियर डेज का पॉइंट रहेगा। 21 क्लियर डेज से पहले नोटिस मिलना चाहिए। उनके पास बीच में उतना टाइम होना चाहिए, जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ और जिस दिन मीटिंग है उसके बीच में 21 डेज होने चाहिए, इसलिए क्लियर डेज बोलते हैं। ठीक है, वो टर्म है। और अगर उससे शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलानी है तो पहले सब मेंबर्स का ऑनलाइन कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई हमारे पास 21 दिन का टाइम नहीं है, आप लोग 10 दिन में आ सकते हो, पॉसिबल है तो हम नोटिस भिजवा दें। और 95% मेंबर्स अगर हाँ बोलेंगे तो ये चीज़ हो सकती है। वो हाँ बुलवाना है कैसे, उसके लिए उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, ई वोटिंग करवा सकते हैं। लिंक भेज दो, बोले इमीडिएटली आप प्लीज़ वो लिंक पे अपडेट करके अपना वोट दे दो। अगर आप सब रेडी हो और 95% लोग हाँ बोल देते हैं तो अपने शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर 21 दिन रुकना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट, मीटिंग होल्ड कर लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लो मेजोरिटी से, और ये हो जाए उसके बाद आरओसी में कॉपी सबमिट करो, वही MGT 14, उसमें सारी डिटेल्स अटैच करके उनको दे दो जो कुछ भी ऊपर हुआ है। और उसके बेस पे इसकी भी मिनट्स बना लो, जैसे बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बनी है जनरल मीटिंग की बनेगी तो वो भी होना चाहिए, ये सब पॉसिबल है। और उसके बाद आर्टिकल्स में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो सारे आप कर सकते हो। तो ये बेसिक प्रोसीजर रहेगा। तो बिल्कुल भी प्रोसीजर टफ नहीं है, आप अगर उसको रटने जाओगे ना तो बहुत परेशानी है। कॉमन सेंस थोड़ा लगा के समझोगे और विजुअलाइज कर पाओगे कि हाँ ये प्रोसेस होता है और ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली बाद में काम आनी है और उसी फ्लो में वो पढ़ा रहे हैं। तो प्रोसीजर मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है कि आप याद करके लिख ही नहीं पाओ, और वर्ड टू वर्ड तो कुछ लर्न नहीं करना है, सेंटेंस आपको अपना ही फ्रेम करना है, बट स्टेप्स पता होने चाहिए और कॉमन स्टेप्स है, इतने अपने आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा आंसर हो सकता है जहां आपको प्रोसीजर पूछा है। नोट में देखें कुछ स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशंस। वेयर अ प्राइवेट कंपनी ऑल्टर्स इट्स आर्टिकल्स इन सच अ मैनर that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of a private company, the company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company. ये वो 3 रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं जो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वो 3 रिस्ट्रिक्शन अगर आपने हटा दी ऑल्ट्रेशन करके तो फिर वो प्राइवेट कंपनी रहेगी नहीं। नाम भले PVT LTD लिखा है पीछे, लेकिन देखा कैसे जाएगा उसको, डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। तो वो बात हमने डिस्कस की थी। 3 रिस्ट्रिक्शन याद है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट, फ्री ट्रांसफरेबल, पब्लिक ऑफर, ये 3 कंडीशंस पे रिस्ट्रिक्शन होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट, एनी ऑल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट शैल नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा अनकॉमन है। यूजुअली लोग स्केल बढ़ाते हैं, प्रोपराइटर से प्राइवेट लिमिटेड पे जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड पे जाते हैं, आगे जाके IPO निकालते हैं। उल्टा कौन करता है? तो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना रेयर सिनारियो है। हो सकता है स्केल डाउन करना कभी कभी टफ बिजनेस सिचुएशन में नेसेसरी भी होता है, तो इट इज नॉट अ फुलिश डिसीजन, वो सोच समझ के लिया जा सकता है। बट ये चीज के लिए आपको ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आप प्राइवेट टू पब्लिक जा रहे हो ना, वो तो कॉमन रूट है, उसमें नहीं पूछना है। लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट आ रहे हो तो NCLT से पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अप्रूवल की नीड होती है, वो पॉइंट यहाँ पे ऐड किया।
आगे भी वो प्रोसीजर आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्जन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है वो बताया हुआ है, दैट इज INC 27, और उसके साथ जो प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन रहेगी। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स थे सेक्शन 14 के साथ साथ जो कनेक्टेड है। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को आया समझ में? नेक्स्ट आंसर लायबिलिटी क्लॉज वाला भी बहुत छोटा सा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। लायबिलिटी क्लॉज में बहुत छोटा सा पॉइंट, आप किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी आफ्टर मेकिंग हिम शेयर होल्डर आप बढ़ा नहीं सकते हो। भाई आप शेयर खरीदते हो, सोच के खरीदते हो ना कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में आपकी लायबिलिटी बढ़ा दी तो क्या पता आप वो पैसा ना दे पाओ। तो ऐसा किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी एब्रप्टली बढ़ा के उसको परेशान नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लायबिलिटी में कुछ फेवरेबल चेंजेस करने हो जो उसके फेवर में जा रहे हो। जैसे अपन ने देखा था ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट, उसमें बोला भाई 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, 75 का बना दिया, रिडक्शन कर दिया, वो सब चलेगा क्योंकि उसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ नहीं रही, उल्टा कम हो रही है, या जितनी है वहीं पे रोक दी, दैट इज ओके। लेकिन अनफेवरेबल या एडवर्स चेंज करना और मेंबर की लायबिलिटी बढ़ा देना बाद में, वो आप नहीं कर सकते। तो उसके बारे में क्लैरिफाई किया, अदरवाइज चेंज करो। तो ऑल्ट्रेशन का बाकी प्रोसीजर कुछ खास नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू जो चेंजेस करने हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और क्लॉज वाइज ये आखिरी है, हाँ लास्ट क्लॉज ये कैपिटल क्लॉज वाला, वो देख लेते हैं। इसमें भी जितना आंसर दिख रहा है उतना नहीं है, मैं एकदम कट शॉर्ट करवा देता हूँ, आराम से समझ आ जाएगा। तो कैपिटल क्लॉज में होता क्या है, डेटा में क्या लिखा होता है कैपिटल क्लॉज में, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी होती है, ठीक है, पेड अप लिखी होती है, उसमें से मतलब जितने पर शेयर जो फेस वैल्यू है वो मेंशन की होती है, ये डेटा होता है। अब इनमें से आपको कोई भी डेटा में चेंजेस करना हो तो आप कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करके कर सकते हो। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो वो कि ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी है। ऑथोराइज कैपिटल तब बढ़ानी पड़ेगी जब जितनी मैक्सिमम लिमिट आपने पहले सेट की थी उतना पैसा आप रेज कर चुके हो, आपकी कंपनी को और पैसों की जरूरत है, बट ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट आ चुकी है, तो पहले आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करके ऑथोराइज कैपिटल को रेज करना पड़ेगा, एंड देन आप पैसा मंगवा सकते हो। तो क्या वो विद इन द लिमिट माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स नहीं होगा। तो ये ऑल्ट्रेशन का एक पॉइंट हो गया। दूसरा ऑल्ट्रेशन का पॉइंट वो होगा जहां पे आप शेयर्स का कंसोलिडेशन या सब डिविजन कर रहे हो। कंसोलिडेशन सब डिविजन का मतलब 10-10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स थे, मर्ज करके आपने उसको 100-100 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कंसोलिडेशन। एंड वाइस वर्सा, 100 रुपए का शेयर था उसको 10-10 में डिवाइड कर दिया। तो किसी इन्वेस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, या आपके पास जो पैसे यार आपने उसके छुट्टे करवा लिए ना उसके बराबर है। 2000 की नोट है आपके पास, 100-100 रुपए का चेंज मांग लोगे तो टोटल पैसे तो उतने ही देगा ना सामने वाला, सिर्फ वो डिनोमिनेशन चेंज हो गया। आपका टोटल होल्डिंग 2000 रुपीज ही है, लेकिन अब 100 रुपए के 20 नोट है आपके पास, अभी 2000 का एक नोट था, उतना ही फर्क है यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन में। रिवर्स करो या एनी मतलब 100 रुपए के नोट को 2000 में कन्वर्ट करा लो, या 2000 के नोट को 100 रुपए में कन्वर्ट करा लो, एक ही बात है। ये सारे चेंजेस अगर आप कर रहे हो तो ये क्लॉज में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और चेंजेस दिखाने पड़ेंगे, और उसके लिए अगेन वही स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना है। अब ये सब बातें एक एक पॉइंट कर करके इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, वो आपको वहां से मिल जाएगी, देख लो। ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना फर्स्ट पॉइंट है, कंसोलिडेशन एंड डिवीजन के बारे में सेकंड पॉइंट में बात की, फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना, स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट करना, ये बात बीच में हुई थी। शेयर्स का मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स या मल्टीपल यूनिट्स, और आप उसको एक लॉट में कन्वर्ट करा देते हो कि भाई जैसे मेरे पास ये पहले के टाइम पे होता था जब शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, मैंने डिफरेंट टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी में कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब मैंने उनको बोला 10 सर्टिफिकेट संभाल के रखने पड़ते हैं, सब एक साथ ले लो और मुझे एक कंबाइंड सर्टिफिकेट दे दो। तो उसको जंबो सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, एक टर्म ऐसा भी आया था बीच में, और आप उसको स्टॉक भी बोल सकते हो। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक साथ आपने एक कंसोलिडेशन करा लिया कि एक ही सर्टिफिकेट में सब कुछ आ गया। अब फ्यूचर में आप उसको बेच नहीं पाओगे, बेचोगे तो या तो सारा बेचना पड़ेगा या फिर एक भी मत बेचो। ये अलग अलग सर्टिफिकेट थे, जैसे नहीं होता छुट्टे पैसे बैग में पड़े खर्च हो जाते हैं, भाई 100-100 रुपए, 50-50 रुपए, 20-20 रुपए पड़े तो कहीं भी खर्चा हो गया, लेकिन 500 का नोट होगा तो सोच समझ के खर्च होगा। तो वो एक जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे भी रहने वाला है। तो ये कन्वर्जन भी कहीं ना कहीं कैपिटल क्लॉज में आ जाएगा। नीचे भी वही बोला, सब डिवाइड करना, शेयर्स को कैंसिल करना, और डिमिनिशिंग द वैल्यू, कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो किसी ने खरीदी नहीं, वो सब, ये सब पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। बाकी प्रोसीजर में वही स्टेप्स रहने वाले, ऑल्ट्रेशन करने के बाद आरओसी को इन्फॉर्म करना, वो सब पॉइंट्स रहेंगे। तो बेसिक पार्ट इतना ही था कि कैपिटल क्लॉज में टेक्निकल चीज़ें क्या है। अब बाकी का आंसर आप रीड करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पता चला। नीचे जो पॉइंट है वो रिपीट है, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, अभी भी तो पीछे देख रहे थे सेक्शन 14 में, ये सिर्फ लैंग्वेज रीड आउट कर लेनी और कुछ नहीं करना। उसके बाद जो पीछे उसमें हावेवर वाले पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, जो दीज आर करके लिखा है ना 1 से लेके 7 तक, वो आपको नहीं पढ़ना, उसके पहले का जहाँ पे पॉइंट खत्म हो रहा है वहां तक आप पढ़ लेना। आगे का फिर आगे में कंटिन्यू कर लेंगे कल, आज के लिए इतना काफी है इसमें, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा।